और काफ़ी लेट हो चुका है लेक्चर आने में, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट कोई नहीं, हम लोग एकदम बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है। इंडिया में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस मतलब यूरोपियंस क्यों आए, क्या मोटिव था, ठीक है, क्या क्या कैसे कौन आया, वन बाय वन हर चीज़ देखेंगे। तो लेक्चर में बने रहना और बहुत मज़ा आएगा। और हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं, आ सकते हैं, ठीक है। एंड छोटा छोटा पार्ट में ही हम लोग करेंगे, क्योंकि सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है, टाइपिंग वगैरह सब कुछ। मैं भी पढ़ने वाला ही हूँ, कोई ख़ास हूँ नहीं, बस मन था कि चलो किया जाए, तो बस मैं कर रहा हूँ और मुझे इसमें बहुत मज़ा भी आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन एनालिसिस कर देते हैं। जैसा कि मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले पुर्तगाल का इन्वेजन हुआ था इंडिया में, सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, ठीक है। तो अब उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं या किस तरह के क्वेश्चन आए हो हम लोग देख रहे हैं। ये जो पहला 2 क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो ना, इस तरह का आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ से मैंने उठाया। इससे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्तुगीज़ इन इंडिया। पोर्तुगीज़ इंडिया में आए थे तो कौन सा क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे, मतलब उन्होंने अपना लाए थे इंडिया में आके, उगाए थे। तो हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। फिर एक यहाँ पे क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री पोर्तुगीज़ का जो कार्टेज सिस्टम था वो क्या था, इसका मतलब क्या था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। फिर देखो कुछ क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। 2010 का क्वेश्चन है कि पुंडीचेरी में सबसे पहला फैक्ट्री किन्होंने लगाया था। ऑप्शन है, हम लोग देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इजीली आंसर देंगे। वैसे यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, कोई नहीं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, विद हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत। किसके परमिशन से सबसे पहला फैक्ट्री सूरत में लगाया गया था। इंग्लिश के बारे में पूछा है, यानी ब्रिटिशर्स ने किससे परमिशन लिया था सबसे पहले सूरत में फैक्ट्री लगाया था। ये देखो आप 2009 में ये क्वेश्चन आया है। तो वो आप एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी चीज़ को, ये मैं सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वाट एवर यू हैव स्टडी, जो भी आप लोग पढ़ोगे, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी, सोसाइटी, गवर्नेंस, हर चीज़ में क्वेश्चन करना, क्योंकि मेंस तो इसी पे पूरा खेला है। आपको पूरा मेंस में क्वेश्चन करना। वाई, सॉरी व्हाट, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, गाइड्स, हाँ, वाई एंड सिलेबस। सबसे मेन है सिलेबस। सिलेबस हमें एकदम याद होना चाहिए, टिप पे होना चाहिए। तो डेली अगर नहीं भी देख पा रहे हो तो एटलीस्ट वीकली 1 बार 2 बार सिलेबस को जरूर देखें, पूरा सिलेबस को, तो आपके दिमाग में रहेगा। जब न्यूज़ पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यार हम लोग यूरोपियंस के बारे में पढ़े कि यूरोपियंस ने इन्वेंट किया। तो एक छोटा सा मैं बात यहाँ पे आप लोग को बताना चाहता हूँ। आप लोग मुझे बताओ कि किसी के घर में कोई डाका क्यों डालता है। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। जिसके घर में डाका डाल रहा है तो वो बहुत पैसे वाला है, बहुत अमीर है, उसके पास कुछ खास है, ठीक है। तो उसी तरह से कोई कंट्री किसी और के कंट्री में क्यों आती है, उस कंट्री में उससे फ़ायदा होने वाला है, उससे बहुत कुछ वहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल है जो उसके कंट्री में नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो उसी तरह से हमारा इंडिया भी था, जिसको सोने की चिड़िया भी कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो क्यों कहा जाता है हम लोग देखेंगे, एंड क्यों आए यूरोपियंस, उनका क्या मोटिव था वो देखते हैं। तो वाट क्या मोटिव क्या था, तो यहाँ पे मैंने स्लाइड में दिया भी है क्या मोटिव था, क्यों आए यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो वो आप लोग देख सकते हो, ये रहा हमारा यूरोप, ये रहा हमारा इंडिया, ये है यूरोप, और ये बीच में वाला जो एरिया है ना, ये अरब ने कंट्रोल किया हुआ है। अरब्स ने कंट्रोल किया हुआ है। तो अगर ये अरब्स का कंट्रोल यहाँ नहीं होता ना, तो ये लोग इजीली इंडिया पहुँच जाते। बट इंडिया आने के लिए इनको बहुत नखड़ा, मतलब कि बहुत सब वो करना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा इंडिया के लिए आने के लिए, रास्ता ढूंढना पड़ा, बहुत कुछ इन्होंने, मतलब कि बहुत लोग आए एंड बहुत कुछ इन्होंने सोचा कैसे आना है, कैसे जाया जाए, एकदम बेचैन हो चुके थे। क्यों हो गए थे, क्या देखते हैं। अरब्स ने, अब यहाँ पे मैंने बोला कि अरब्स ने वाला एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ आ नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं आ पाए थे, क्यों अरब्स क्या इन्हें जाने नहीं दे रहे थे। ऑब्वियस सी बात है यार, जाने क्यों नहीं देंगे, पर कहीं ना कहीं लड़ाई दंगा की बात होगी तभी। तो देखो क्या बात था। पहले हम यूरोप का और इंडिया का थोड़ा सा बैक में जाते हैं और देखते हैं क्या पहले कॉन्टैक्ट था इनका, क्या पहले ट्रेड होता था। तो आप लोग देख सकते हो, अब मैंने मेंशन किया हुआ है कि 6th सेंचुरी से ही यूरोपियंस जो थे इंडिया के कांटेक्ट में थे, ट्रेड में, यानी इंडिया से ट्रेड होता था। 6th सेंचुरी का ही बात है, 6th सेंचुरी से ही ट्रेड हो रहा है इंडिया में,
इंडिया के साथ यूरोप्स का। बट रोमन एम्पायर जैसे ही वहाँ पे ख़त्म हो गया था तो ट्रेड भी वहाँ पे रुक गया दोनों का। और यही जो ट्रेड रुका है ना, वो अब पुर्तगीज़ जो पुर्तगाल है वो 15th सेंचुरी में दोबारा से रिज्यूम करते हैं, जब वो सी रूट ढूंढ लेते हैं इंडिया पहुंचने तक का। ठीक है, तो क्यों 16th सेंचुरी के बाद से, रोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद से क्यों नहीं 15th सेंचुरी में ही क्यों उन्होंने रास्ता ढूंढा और ट्रेड वगैरह रिज्यूम किया, ट्रेड चालू किया? क्योंकि अरब्स ने इजिप्ट और पर्शिया को कब्जा लिया था। जो उनके बीच का जो रास्ता था, मैंने अभी बताया, ये अरबियंस ने पर्शिया और इजिप्ट को खड़ा था, जिसकी वजह से इनका ट्रेड नहीं हो पा रहा था जो करना चाह रहे थे। दिस हिंडर्ड द ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट ऑफ यूरोपियंस विथ इंडिया लाइक स्पाइसिस, कैल्सियस एंड स्टोन्स। कैल्सियस एक तरह के स्पाइसी है ये, और प्रीशियस स्टोन्स वगैरह का वो लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? देखो, हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में। 15th सेंचुरी में क्या हुआ था ना कि यूरोप में रेनेशिया का राइज हो चुका था, और उसी तरह से ना अरब्स में भी ना इस्लाम, मिडिवल हम लोग देखेंगे कि इस्लाम काफ़ी जगह, औरंगजेब तो पूरे इंडिया को इस्लाम में बदलना चाहता था। ठीक है, मतलब इस्लाम धर्म वो भी चाहता था, मिडिवल्स में जो मुगल्स है वो भी चाहते थे कि पूरे वर्ल्ड में इस्लाम फैले। और यहाँ पे जो यूरोपियंस थे उनका भी क्रिश्चियनिटी काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था। ठीक है, तो जब जाहिर सी बात है ना, एक जगह में जब दो शेर रहते हैं तो आपस में भिड़ंत तो होती है। तो वही बात है कि ये अपना इस्लाम लेके आगे बढ़ रहे थे, ये अपना क्रिश्चियनिटी लेके आगे बढ़ रहे थे। दोनों में टसल होना ही था। ये कहते थे नहीं क्रिश्चियनिटी को फैलाना है, कहते थे इस्लाम को फैलाना है, तो आपस में भिड़े। तो अरब्स ने क्या किया, इनका जो मेन एरिया था ना कंट्रोल कर लिया। और यूरोप है ठंडा देश, तो वहाँ पे गर्म चीज़ चाहिए। गर्म चीज़ इन द सेंस स्पाइसेस। स्पाइसेस गर्म होते हैं, जो कि इंडिया में ही मिल सकता था। वहाँ पे हर चीज़ था, बट स्पाइसेस का शॉर्टेज था, जो कि वो सिर्फ इंडिया से ले सकते थे। बट अरब्स ने क्या किया, वो लोग यहीं से ले करके यूरोप को बेच रहे थे। ठीक है, बट यूरोपियंस को यहाँ आने नहीं दे रहे थे, क्योंकि इनको फ़ायदा था। 10 रुपये का मसाला लेकर के 100 रुपये में यहाँ चेप रहे थे यूरोपियंस को। ठीक है, 100 रुपये का उन्हें चेपे, 90 रुपये का एकदम डायरेक्ट फ़ायदा उठा रहे थे। बट यूरोपियंस को जब पता चला कि ऐसा है तो खलबली मच गई, नहीं अब हमें कैसे भी इंडिया जाना है, पैसा छापना है और इनको हटाना। और दूसरा मैंने जैसे बोला क्रिश्चियनडॉम, क्रिश्चियनिटी को फैलाना है अगेंस्ट इस्लाम, यानी क्रिश्चियनिटी जो है इस्लाम के अगेंस्ट है, इस्लाम को हटाना है। और ये लोग जो यूरोपियंस थे ना, जितने भी इस्लाम से, जितने भी मुस्लिम्स हैं और वर्ल्ड में, सबसे जलते थे, सबको हटाना चाहते थे। पूरे वर्ल्ड का मैंने बात किया। ठीक है, तो हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे बाकी क्या रीज़न था, क्यों आपस में ये लोग इतना ज़्यादा भिड़े। अभी इसमें उतना ज़्यादा लेक्चर बड़ा नहीं करना है मुझे। ठीक है, तो पता है यहाँ पे दो चीज़ था जो यूरोपियंस आगे थे, इनसे काफ़ी ज़्यादा आगे थे उस टाइम पे। 15th सेंचुरी में क्या था ना कि यूरोपियंस के पास जो टिम्बर, क्वालिटी ऑफ टिम्बर जो वहाँ पे ग्रो होता था ना, वो काफ़ी अच्छा था अरब से। तो जाहिर सी बात है, जिसका लकड़ी मजबूत है, ठीक है, उसका जहाज़ मजबूत है, पानी में चलने वाला, उड़ने वाला जहाज़ नहीं था उस टाइम, यानी उसका नेवी मजबूत है। नेवी मजबूत यानी उसका शिप मजबूत है। शिप मजबूत है तो पानी में बहुत ज़्यादा पावरफुल वो लोग होंगे नेवी में। तो इसी चीज़ में जो थे ना, यूरोपियंस काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए थे। और उसी टाइम पे क्या था, मैंने जैसे कहा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होने लगा था। बहुत लग्जरी गुड्स का डिमांड बढ़ने लग गया था। डिमांड इतना बढ़ गया था, इस वजह से उन्हें रास्ता ढूंढना पड़ा, इतने ज़्यादा उतावले हो गए थे, क्योंकि अब डिमांड को पूरा करना है तो चीज़ तो चाहिए, शॉर्टेज हो रहा था। ठीक है, जो कि इनका दो पोर्ट था उस टाइम पे, वेनिस और जेनेवा, वहाँ से भी उतना ट्रेड अब एक्सप्लोर नहीं कर पाते ज़्यादा हैवी वेटेज में, क्योंकि जैसे मैंने बताया अरब्स ने काफ़ी जगह कंट्रोल में कर लिया था, तो काफ़ी दिक्कत हो रहा था अभी इन्हें। तो अब इन्हें रास्ता चाहिए ट्रेड करने के लिए, तो आगे बढ़ने के लिए अभी रेडी थे। तो ये जो मैंने कहा ना कि सबसे उतावले होने लगे थे, तो सबसे ज़्यादा जो उतावला हुआ था ना वो प्रिंस हेनरी था। बहुत उतावला हो गया था ये 1454 में। इतना उतावला था कि इंडिया का रूट, इंडिया में जो सी रूट है टू इंडिया खोजने के लिए, और क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहता था और इस्लाम को भगाना चाहता था। ठीक है, बट इसका सपना पूरा होने से पहले ये मर गया। बट उसके बाद 1487 में बार्थोलोम दैस, ये भी एक पुर्तगाल है, उसने रूट ढूंढा ईस्ट पहुंचने का। ये सबसे पहले कहाँ पहुंचा, केप ऑफ गुड होप तक। और केप ऑफ गुड होप के बाद इंडिया ज़्यादा दूर था नहीं। यहाँ पे है केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका। यहाँ से अब इंडिया जो है ज़्यादा दूर था नहीं। ठीक है, तो ही फाइंड द रूट टुवार्ड्स द ईस्ट आफ्टर रीच अराउंड केप ऑफ गुड होप। तो पहुँचने के बाद इसने पता कर लिया कि हाँ अब हम लोग इंडिया पहुँच जाएंगे, अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ टोर्डिसिलिस साइन किया गया 1494 में, पुर्तगाल और स्पेन ने। उन्होंने एरिया डिवाइड कर लिया आपस में।
ठीक है। 1497 में उन्होंने मतलब इस ट्रीटी के दौरान उन्होंने अपना एरिया डिवाइड कर लिया कि इतने एरिया में, यानी ईस्ट में आप चल जाओ, वेस्ट में आप चले जाओ। तो जो ईस्ट वाला एरिया था पुर्तगाल को मिला। जाहिर सी बात है कि जो बार्टोलोम डायस था पुर्तगाल था और उसने ईस्ट जाने का रास्ता ढूंढ लिया था, तो इसका ईस्ट वाला जो एरिया था पुर्तगाल को अलॉट कर दिया गया और जो वेस्ट वाला एरिया था वो स्पेन को दे दिया गया। अब 10 साल बाद 1497 में उन्होंने डिवाइड किया। 1494 में ट्रीटी हुआ, 3 साल बाद डिवाइड कर लिया। उसके 10 साल बाद ही वास्को ड गामा, ठीक है, वास्को ड गामा इंडिया पहुंचे 3 शिप के साथ, 3 शिप लेकर के कैलीकट में, ठीक है। और जो शिप को चलाने वाला था वो एक गुजराती पायलट था, ठीक है, उसके साथ पहुंचे। उन्होंने जब कैलीकट में पहुंचे तो उस टाइम पे जो कैलीकट का जो राजा था वो जैमोरिन था। पता है, बहुत लालची राजा था, बहुत लालची। वो लोग जब वहाँ पे जब पुर्तगीज़ आए तो कुछ जानना नहीं चाहता था कि क्यों आए हैं, क्या इंटेंशन है, क्या मोटिव है, नहीं, उसको बस गिफ्ट से मतलब था। अबे आए हो तो मेरे लिए कुछ लाए हो कि नहीं लाए हो, नहीं लाए हो तो एकदम मतलब गुस्सा आ जाएगा, भाव भाव नहीं करा, गिफ्ट लाए हो कि नहीं लाए हो, ठीक है। इसका कोई इंटेंशन नहीं था ये जानने में, ठीक है। तो वास्को ड गामा वहाँ पे आए, फ्री बिंदास गिफ्ट वगैरह लाए तो उन्हें दिए, एकदम खुश से अपना गिफ्ट लेके, इसका कोई एकदम अता पता नहीं है। और वहाँ पे मैंने बताया कि पहले से अरब्स अपना ट्रेड कर रहे थे, बट उन्होंने जब पुर्तगीज़ को वहाँ पे देखा ना तो वो एकदम कंफ्यूज हो गए, यार ये यहाँ पे कैसे आ गया, ठीक है। क्यों कंफ्यूज हो गया और टेंशन में आ गया, क्योंकि पुर्तगीज़ जो थे काफ़ी अग्रेसिव थे, ठीक है। मतलब ये जहाँ पे ट्रेड करे ना वहाँ कोई और नहीं कर सकता है, ठीक है। और इंडिया में क्या था, किसी का मोनोपोली नहीं था ट्रेड में, हर कोई ट्रेड कर रहा था इक्वली, ठीक है। ऐसा नहीं था कि अगर वहाँ पे आज अरब्स कर रहे हैं तो लोकल्स को नहीं करने दे रहे। इंडिया में तो लोकल्स लोग भी तो ट्रेड कर रहे हैं ना, तो सबको साथ में कह रहे थे। बट जो पुर्तगाल थे उनका ऐसा नहीं था, वो मोनोप्लाइज कि हम अगर यहाँ करें तो हम ही करेंगे, बेटा तुम भागो यहाँ से। और अरब से तो शुरू से ही पंगा था, तो उनको तो ऐसे भी देखना नहीं चाहते थे, तो भाई टसल तो होना ही था, ठीक है। तो पुर्तगाल वहाँ पहुँचे, ट्रेड वगैरह किया। वास्को ड गामा 3 महीने के बाद अपने कंट्री पुर्तगाल पहुँचे और वहाँ पे जो भी चीज़ लेकर के गए थे, स्पाइसेस कार्गोस वगैरह, खूब बेचे और खूब पैसा कमाया। जब पैसा कमाया तो वहाँ के लोग देखे, यार मतलब वहाँ का चीज़ ला के यहाँ पे इतना ज़्यादा 100 गुना 90 गुना पैसा कमा रहे हैं, अब हमें भी इंडिया जाना है, अब पैसा कमाना है। बाकी लोग भी लालच में आके, नहीं अब हमें भी इंडिया जाना है, रास्ता तो मिल ही गया था। तो उसके बाद आया पेड्रो एल्वरेज कैब्रल, ठीक है, ये आया, देखो पेड्रो एल्वरेज कैब्रल आया। इसने सब आते के साथ फैक्ट्री लगाया कैलीकट में, परमिशन लिया लोकल रूलर से, कैलीकट में फैक्ट्री। देखो यार ईजिली इसको परमिशन मिल गया था, क्योंकि उस टाइम पे ना गोलकुंडा का जो रूलर था, सुल्तान जो था बीजापुर का, ठीक है, सुल्तान ऑफ बीजापुर, ठीक है, वो है ना किसी को भी फ्रीली ट्रेड करने के लिए मतलब इजीली मतलब मान जाता था कि चलिए कि आप ट्रेड कर लो, उतना ज़्यादा नखड़ा नहीं करता था। तो इसको भी परमिशन मिल गया, ट्रेड वगैरह करने लगा। मैंने आपको बताया कि अरब्स नहीं चाहते थे कि पुर्तगीज यहाँ पे आके ट्रेड करें, क्योंकि दोनों आपस में नहीं चाहते कि मैं करूँ या वो करे, दोनों में टसल था। तो लोकल्स भी नहीं चाहते थे, क्योंकि जो पोर्तुगीज़ थे उनका जो मोनोपोलाइज करने वाला जो सिस्टम था ना बहुत ख़राब था, मतलब वो कर रहे थे किसी को करने नहीं देंगे। तो जाहिर बात है इनसे दोनों का लाइफ में इम्पैक्ट पड़ रहा है। दोनों ने अरब्स एंड लोकल से मिलकर अटैक कर दिया इनके फैक्ट्री पे कैलीकट में, और बहुत सारे पोर्तुगाज को मार दिया। उसके बाद ही पेड्रो बदला तो लेगा ही, उसके नेक्स्ट में ही पेड्रो ने बहुत सारे अरब्स को मारा और उसके बाद बहुत सारी ट्रीटी साइन किया अदर लोकल रूलर से, और पुर्तगाल का प्रेजेंस को काफ़ी बढ़ाया इंडिया में उसके बाद ही, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बताया कि वास्को ड गामा तो चले गए थे, फिर वो वापस आए, ठीक है। वास्को ड गामा वापस आए 1501 में, वो वापस आए थे, ठीक है। और उन्होंने जैमोरिन को बोला, मैंने यहाँ पे गामा लिखा है थोड़ा अच्छे में तो इसलिए समझ जाना, वास्को ड गामा। तो वो जैमोरिन को बोले कि यार आप ट्रेड बंद करो अरब्स के साथ, ठीक है। बट जैमोरिन ने मना कर दिया। देन उसके बाद वास्को ड गामा ने बहुत सारी ट्रीटी साइन किया बाकी के लोकल रूलर्स में, बहुत सारे लोकल रूलर्स थे इंडिपेंडेंट थे जो, उनके साथ ट्रीटी साइन किया और अपने फैक्ट्रीज को सब में फोर्टिफाई कर दिया, किले विले बना दिया अगल बगल, और पुर्तगाल प्रेजेंस को काफ़ी बढ़ा दिया इंडिया में, ठीक है, काफ़ी पुर्तगाल प्रेजेंस को इंडिया में बढ़ाया। अब उसके बाद 1 बाय 1 लोग आना चालू हो गए। अब प्रेजेंस को बढ़ाना है, अब अच्छे अच्छे लोग को भेजना पड़ेगा कि नहीं तुम जाओ, तुम ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, तुम जाओ तुम ज़्यादा। तो वैसे ही पुर्तगाल किंग ने 3 साल के लिए एज ए गवर्नर अपॉइंट किया अल्मीडा को, फ्रांसिस डी अल्मीडा 1505 में। इसको इंडिया भेजा टू इंक्रीज पावर और ट्रेड इन इंडिया, कि पावर और ट्रेड को बढ़ाओ इंडिया में, ठीक है।
1505 में अल्मीड़ा आया और 1507 में बैटल हुआ, बैटल ऑफ ड्यू, क्योंकि इजिप्शियंस और गुजराती के साथ टसल था इसका। इजिप्शियन के साथ था ही और गुजराती दोनों के साथ था, तो दोनों से मिलकर दोनों ने क्या किया, पोर्तुगीज़ पे अटैक किया और पोर्तुगीज़ यानी जो अल्मीड़ा था वो हार गया। और इस बैटल में, बैटल ऑफ ड्यू में उसका बेटा मारा गया। भाई अब इसका बेटा मारा गया, शाम तो बैठेगा नहीं। अगले साल उठा, नेक्स्ट ईयर दोनों की नेवी को एकदम उड़ा के फेंक दिया। नेवी को उड़ा के फेंक दिया, नहीं है नेवी में मजबूत है। नेवी में मजबूत क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पे क्वालिटी ऑफ टिम्बर काफ़ी अच्छा है, यानी इसके पास शिप काफ़ी बढ़िया है। और शिप में ये लोग तो बंदूक वगैरह भी लगा के चलते थे, कैनन्स वगैरह थे, तो लोग तो ऐसे ही डरते थे इसके शिप से। तो एक फेमस यहाँ पे है कि ये ब्लू वाटर पॉलिसी को फॉलो करता था। इसका मानना था कि इट इज़ बेटर टू स्ट्रॉन्ग ऑन सी रूट रेदर लैंड, क्योंकि सारा का जितना भी ट्रेड हो रहा है वो सारा सी रूट से हो रहा है। तो लैंड में पावरफुल होने से उतना फ़ायदा नहीं है अगर हम लोग सी रूट में नहीं है तो सी रूट में पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है, ये ऐसा मानता था। इसलिए ब्लू वाटर पॉलिसी को फॉलो करता था, जिसको कार्टेज सिस्टम भी कहा जाता है, कार्टेज सिस्टम भी कहते हैं। और ये बनना चाहता था मास्टर ऑफ इंडियन ओशियन, कि मैं इंडियन ओशियन का बादशाह, मास्टर बनूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, बाकी हम लोग कल देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, और कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया था तो उसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आते जाएगा, साथ ही साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया हुआ था, थोड़ा सा आप लोग भी ये रहा एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, बस इतना ही हो पाएगा शायद, एक सेकेंड। हाँ, ये क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री पोर्तुगीज़ का जो कार्टेज सिस्टम था वो क्या है, रेफर्स टू। पहला ऑप्शन है, पेन ले लेता हूँ, हाँ, पहला ऑप्शन है सिस्टम इंट्रोड्यूस टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया एंड एशिया। एक ऐसा सिस्टम क्रिश्चियनिटी को फैलाना है पूरे इंडिया और एशिया में। या है सिस्टम टू कंट्रोल नेवल ट्रेड, सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द पोर्तुगीज टू कंट्रोल ट्रेड ऑफ स्पाइसेस इन ईस्ट एशिया। एंड लास्ट ऑप्शन पॉलिटिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस इन पोर्तुगीज कॉलोनीज। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका बी ऑप्शन होगा, सिस्टम टू कंट्रोल नेवल ट्रेड। मैंने कहा था ना, ये मास्टर बनना चाहता था इंडियन ओशियन का, यानी जितने भी नेवल वहाँ पे शिप्स वगैरह हैं सब में पावरफुल होना चाहता था, ब्लू वाटर पॉलिसी को फॉलो करना चाहता था। मैंने बताया कि ज़्यादा, ये इसका मानना था कि पानी में पावरफुल होना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि लैंड में। तो इसका ये ऑप्शन होगा बी। इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी आप लोगों का लेक्चर में बने रहने के लिए अच्छा, और कुछ बहुत सारे रीजंस है क्यों आए, तो ये आप लोग पढ़िएगा, इजी वे में लिखा हुआ है, आप लोग समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। एंड ऐसे ही छोटा छोटा 15-20 मिनट का ही लेक्चर रहेगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो आप लोगों का बहुत स्वागत है इस लेक्चर में, आई मीन बहुत थैंकफुल कि आप लोग बने रहें। एंड चलिए, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में। और मोटिवेटेड रहिए एंड मेहनत करते रहिए। और देखिए, मैंने नोट्स में दूँ या ना दूँ उस पर डिपेंड मत रहना, ये जो मैं PDF है